This video contains explanation of the topic 2.3 Agriculture from chapter number 2 Indian Economy 1950 to 1990 from class 11th Economics NCERT book. And let's start. You have learned in chapter number 1, that is the Indian economy on the eve of independence, that during the colonial rule there was neither growth nor equity in the agricultural sector. कि कॉलोनियल रूल में ना तो कोई ग्रोथ थी ना ही उसमें क्या था, बराबरी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। यानी जो कैश क्रॉप प्रोवाइड कराने लगी, ज़मींदारी सिस्टम आ गया था, उन सब की वजह से जो इनइक्वलिटी आ चुकी थी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। सो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या पॉलिसी मेकर्स ने, द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया had to address these issues, which they did through land reforms and promoting the use of high yielding variety seeds, which ushered in a revolution in Indian agriculture। कि पॉलिसी मेकर्स ने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इन्हीं इश्यूज़ को उठाया कि जिसके क्या किया उन्होंने, एक तो लैंड रिफॉर्म का मुद्दा उठाया और लैंड रिफॉर्म्स करने शुरू किए, जो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह था उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर था उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की यूज़ की गई ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म। जो पहला है वो लैंड रिफॉर्म है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे द लैंड टेन्यर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज बाय इंटरमीडियरीज। कि जो लैंड का टेन्यर सिस्टम था कि कितने समय के लिए लैंड रहेगी, वो बिचौलियों के हाथ में था। तो वेरियसली कॉल्ड जमींदार्स एंड जागीरदार्स एटसेट्रा। तो उन्हें क्या बोला जाता था, जमींदार्स या जागीरदार्स बोला जाता था। हु मियरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स फ्रॉम द सोयल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑन द फार्म। कि जो क्या कलेक्ट करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, यानी उनसे क्या लेते थे, कर्ज देते थे उन्हें, या उनका जो किराया लेते थे, रेंट को बोल देते हम कि किराया लेते थे वो जो एक्चुअल टिलर से सॉइल का, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑन द फार्म। और उनका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था फार्म को इम्प्रूव करने में। So the low productivity of the agriculture sector forced India to import food from the United States of America। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या थी एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत लो थी, तो इससे इंडिया को अपने लिए जो फूड ग्रेन्स थे वो अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़ते थे। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स विच प्राइमरली रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो इक्वलिटी एग्रीकल्चर में लानी शुरू की उन्होंने, जिसे लैंड रिफॉर्म बोला। और सबसे पहला जो चेंज था उसमें वो क्या करना था उन्हें, कि ओनरशिप जो थी लैंड होल्डिंग्स की, उसकी ओनरशिप में उन्हें चेंज करना था। तो जस्ट ए ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के एक साल बाद, स्टेप्स वर टेकन टू अबोलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक द टिलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड। तो एक साल के बाद इंडिपेंडेंस के स्टेप्स लेनी शुरू की ताकि जो बिचौलिए उन्हें हटाया जा सके और जो एक्चुअल टिलर्स थे, यानी जो किसान थे, उन्हें ओनर बना दिया जाए लैंड का। द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव incentives to the tillers to invest in making improvement to provide sufficient capital was made available to them। और इससे क्या था, आइडिया क्या था इसके पीछे, कि अगर ओनरशिप है लैंड की किसके पास में, जो किसान हैं उनके पास, या जो टिलर्स हैं उनके पास अगर ओनरशिप है तो उन्हें इंसेंटिव दिया जा सकता है ताकि जो टिलर्स हैं उसे अप्लाई कर सकें और इतनी कैपिटल उसे दें ताकि वो अपने जो फील्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट कम हियर इज लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्वलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कि जो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया लैंड रिफॉर्म के अलावा वो लैंड सीलिंग था। ये दूसरी पॉलिसी बनाई गई ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बराबरी लाई जा सके, इक्विटी पे लाया जा सके। सो दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब ये था कि ये फिक्स कर दिया गया इस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग, एक लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन बनाया गया, कानून बनाया गया कि उसमें फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा लैंड किसी एक इंडिविजुअल अपने नाम नहीं रख सकता है।
So the purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in few hands. और जो पर्पस था लैंड सीलिंग का वो क्या था कि जो कंसंट्रेशन थी यानी जो लैंड ओनरशिप थी वो सिर्फ एक ही के पास ना रहे, कुछ ही हाथों में ना रहे, उसको ख़त्म करने के लिए लैंड सीलिंग आया था इसके अंदर. Then the abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants come into direct contact with the government. They were thus freed from being exploited by जमींदार्स. तो जो बिचौलियों का एबोलिशन किया गया यानी ख़त्म करिए गया इंटरमीडियरीज को, तो उससे लगभग 200 लाख जो टेनेंट्स थे यानी जो मजदूर थे जो फंसे हुए थे इनके अंदर, जो जुड़े हुए थे यानी बंधुआ थे उनके, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ गए, गवर्नमेंट के, और उन्हें आज़ाद कर दिया गया. जो जमींदार थे उनसे उन्हें फ्री कर दिया गया. द ओनरशिप conferred on the tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture. और जो ओनरशिप उन बंधुओं को दी गई यानी टेनेंट्स को दी गई तो उन्हें इंसेंटिव दिया गया ताकि वो जो आउटपुट है उसे इंक्रीज कर सके और इससे भी जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में वो इम्प्रूव हो सके. However, the goal of equality was not fully served by abolition of intermediaries. कि सिर्फ जो इंटरमीडियरीज थे उन्हें अलग करके जो इक्विटी का गोल था उसे हासिल नहीं किया जा सकता था. इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार, कुछ जगह पे जो फॉर्मर जमींदार थे, continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. There was cases where tenants were evicted and the landowners claimed to be self-cultivators, the actual tillers claiming ownership of the land, and even when the tillers got ownership of the land, the poorest of the agricultural laborers such as sharecroppers and landless laborers did not benefit from लैंड रिफॉर्म्स. कि कुछ लूप होल थे, भले ही जो जमींदार थे उन्होंने अभी भी क्या करना शुरू किया कि अपने देश के कुछ हिस्सों के अंदर अभी भी वो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड को अपने हाथों में रखे हुए थे और ये बोला कि हम तो खुद ही उनको क्या करते हैं, सेल्फ कल्टिवेटर्स हैं, यानी खुद ही हम उनको क्या करते हैं, बोते हैं. फिर जो एक क्लेम था ओनरशिप का और जो टीलरशिप थी, भले ही उन्हें क्या मिल गई, लैंड भी हो गई, मिल भी यानी ओनरशिप अगर मिल भी गई उन्हें ज़मीनों की, तो उसके बाद भी जो गरीब थे एग्रीकल्चरल लेबरर, जैसे जो क्रॉप शेयर करने वाले होते हैं और लैंडलेस लेबरर थे, उन्हें लैंड रिफॉर्म का कोई बेनिफिट नहीं हुआ. यानी जो ये रिफॉर्म था वो सभी के पास तक नहीं पहुंच पाया सही तरीके से क्योंकि कुछ लूप होल्स इन्होंने छोड़े. अब आगे क्या है कि द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस हर्डल्स. कि जो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन था, कानून था, उसको भी बहुत ज़्यादा रुकावटें देखनी पड़ी. क्या थी वो रुकावटें? द बिग लैंड लॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहला क्या था कि जो लैंड लॉर्ड्स थे यानी ज़मीनों के मालिक थे जैसे जमींदार, उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया इस लेजिस्लेशन को कोर्ट में और उसके इम्प्लीमेंटेशन को डिले किया कि बहुत देर कर देंगे हम उसको. अब मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अप्लाई नहीं होने दिया समय पे. तो दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स देयर बाई एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन. तो ये समय जो था उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया कि जो उनके क्लोज रिलेटिव थे उनके नाम उन्होंने ज़मीनें करा दी और इस तरह से वो फिर उस कानून से बच गए. द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ लूप होल्स which were exploited by the big landholders to retain their land. और कुछ कमियाँ, बहुत ज़्यादा कमियाँ थी लेजिस्लेशन के अंदर जिससे जो बड़े लैंड होल्डर्स थे उन्होंने इस्तेमाल किया और अपनी जो ज़मीनें थी उन्हें जो कह दो ऐसे ही मेंटेन करके रखा. Then land reforms were successful in Kerala and West Bengal because these states had governments committed to the policy of land to the tiller. और ये सिर्फ किस में सक्सेसफुल हुआ, केरला में और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जो यहाँ की स्टेट थी उन्होंने और जो गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट, तो वो पूरी तरीके से इस पॉलिसी पे कमिटेड थी कि उन्हें जो टिलर थे लैंड का ऑनर उन्हें बनाना था, इसलिए वहाँ पे सक्सेसफुल रहा. बट अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स कंटिन्यूज टू दिस डे. और लेकिन दूसरी स्टेट्स के अंदर क्या रहा कि अभी भी ऐसा ही लेवल नहीं था कमिटमेंट का गवर्नमेंट का कि वो टेलर्स के लिए इतना अच्छे से काम कर सके.
तो इसलिए आज भी वो इनइक्वालिटी हमें गांवों के अंदर देखने को मिलती है कि किसी के पास जो ज़मीन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, बीघा में होती है, 200 300 400 1000 बीघे तक भी ज़मीनें होती है, और किसी के पास ना के बराबर ज़मीनें हैं। तो rest of the points we will discuss in next video, that is the green revolution will be discussed in the next video.